हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवाद का जन्म पूंजीवादी प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए हुआ है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इस आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है। तो समाजवाद का जन्म क्या हुआ कि पूंजीवादी प्रणाली को के दोषों को दूर करने के लिए हुआ था। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है। इस आर्थिक प्रणाली में क्या होता है कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सामाजिक स्वामित्व होता है। अब हो गया समाजवाद के लक्षण। समाजवाद के लक्षण क्या क्या हैं? सामाजिक जो आर्थिक प्रणाली है उसके लक्षण हो गए निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत लाभ की भावना शून्य रहती है। तो इसमें क्या होता है, समाजवाद आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत लाभ की भावना नहीं होती। चूंकि इस प्रणाली में उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व सरकार या समाज के पास होता है, फलतः क्या होता है, इस प्रणाली में आर्थिक शोषण की कोई संभावना नहीं रहती है तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। दूसरा हो गया आर्थिक समानता। इस प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और साधनों का प्रयोग समाज के हित में किया जाता है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ का कोई स्थान नहीं होता है, फलतः समाज में आर्थिक समानता पाई जाती है। तो आर्थिक समानता हो गया। उसके बाद हो गया आर्थिक नियोजन। समाजवादी प्रणाली एक नियोजित प्रणाली होती है। इसमें केंद्रीय नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्पादन से संबंधित सभी निर्णय केंद्रीय नियोजन तंत्र द्वारा लिए जाते हैं, फलतः आर्थिक विकास भी तेजी से होता है। चौथा हो गया पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। समाजवाद में उपलब्ध श्रमिकों के आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। इससे श्रम शक्ति के समुचित उपयोग पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। आर्थिक तेजी रहती है, फलतः बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती है। पांचवा हो गया आर्थिक स्थायित्व। इस प्रणाली में आर्थिक गतिविधियों का संचालन नियोजित ढंग से किया जाता है। इससे मंदी की समस्या पैदा नहीं होती है। इस व्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन उनके मांग के अनुसार किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थायित्व बना रहता है, फलतः व्यापार चक्र जैसी समस्या पैदा नहीं होती है। अब हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण। इसके गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। समाजवादी प्रणाली में केंद्रीय नियोजन होने के कारण उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव होता है। नियोजन के द्वारा संसाधनों को कम उत्पादन वाले क्षेत्र से हटाकर अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इससे साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। दूसरा गुण हो गया आर्थिक समानता। समाजवादी प्रणाली में निजी संपत्ति, उत्तराधिकार के नियम एवं लाभ कमाने की प्रवृत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। संपत्ति एवं साधनों पर राज्य का अधिकार होता है। लोगों को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है। इसमें आर्थिक समानता पाई जाती है। दूसरा हो गया आर्थिक समानता। तीसरा हो गया शोषण की समाप्ति। समाजवाद में न तो कोई पूंजीपति होता है और न कोई मजदूर होता है। इसमें सभी लोगों को सरकार द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर काम दिया जाता है तथा लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं दी जाती हैं, फलतः शोषण की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है कि शोषण की समाप्ति होती है इस प्रणाली में, क्योंकि इसमें न तो कोई पूंजीपति होता है न कोई मजदूर। इसमें सभी लोगों को सरकार द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर काम दिया जाता है तथा लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं दी जाती है, फलतः क्या होता है कि शोषण की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। चौथा हो गया बेरोजगारी का अंत। समाजवादी प्रणाली में नियोजन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश में उपलब्ध श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग हो। तो समाजवादी प्रणाली में नियोजन द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो देश में जो उपलब्ध श्रम शक्ति या लोग हैं उसका पूर्ण उपयोग हो। इससे सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार क्या होता है कि काम मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है, फलतः बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती है इसमें। और पांचवा हो गया एकाधिकार की समाप्ति। समाजवाद में सभी उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। इससे धन एवं उत्पत्ति के साधनों का किसी वर्ग या व्यक्ति या वर्ग के हाथों में केंद्रीकरण नहीं होता है, फलतः एकाधिकार शक्तियों का जन्म नहीं होता है। तो इसमें एकाधिकार मोनोपोली नहीं होती है किसी की, क्योंकि इसमें सरकार का नियंत्रण होता है उत्पत्ति के साधनों पर
सरकार का नियंत्रण। इससे क्या होता है कि धन एवं उत्पत्ति के साधनों पर का अ, किसी वर्ग का नियंत्रण नहीं होता है। देन हो गया सामाजिक सुरक्षा। समाजवादी व्यवस्था में पेंशन हो गया, वृद्धों के लिए पेंशन हो गया, बेरोजगारों को भत्ता, चाहे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया। इसमें क्या होता है कि सरकार इस सब की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, तो इस प्रणाली के लोग अपने को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। अब समाजवाद की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके कुछ दोष में है। फर्स्ट हो गया सत्ता का केंद्रीकरण होता है उसमें। समाजवादी अर्थव्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। कारण यह है कि सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन सरकार के द्वारा होता है। सभी स्तरों पर सरकारी आदेशों को क्रियान्वित किया जाता है। अतः इस प्रणाली में क्या होता है, सरकार के हाथों में इस प्रणाली में सरकार के हाथों में केंद्रीय शक्ति क्या हो जाती है, केंद्रीकरण हो जाती है, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं रहता है। दूसरा हो गया उपभोक्ता की स्वतंत्रता का अंत होता है, संप्रभुता का अंत। समाजवादी प्रणाली में उपभोक्ता अपनी पसंद से वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं और उतनी ही मात्रा का उपयोग करता है जो राज्य उन्हें देता है, अथवा समाज में उपभोक्ता की संप्रभुता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे उत्पादन की मात्रा हो गया, वितरण का आधार हो गया, वस्तु की कीमत आदि सरकार द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की इच्छा का कोई स्थान नहीं होता है, अतः समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चौथा हो गया दोष हो गया इसका चौथा, उत्पादन के कार्यों में प्रेरणा का अभाव। समाजवाद में क्या होता है कि समाजवादी जो आर्थिक व्यवस्था होती है कि में उत्पादन के जो कार्य होते हैं, उत्पादन पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, तथा व्यक्तिगत लाभ की कोई स्थान नहीं होती है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को अधिक कार्य करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि किसी भी आदमी को अगर कार्य करने की प्रेरणा तभी मिलेगी जब उसको अधिक से अधिक लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ होगा, तो वो ज़्यादा कार्य करेगा। तो इसमें क्या होता है कि समाजवाद में उत्पादन के जो कार्य हो गए, उत्पादन में सरकार का नियंत्रण होगा और व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है इसमें पर्सनली। तो श्रमिकों को क्या होगा कि अधिक कार्य करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। जैसे नवीन आविष्कार हो गए, नए न्यू इन्वेंशन हो गया, शोध उत्पादन की तकनीक हो गया, इसके के प्रयोग की भी प्रेरणा नहीं मिलती है। तो ये इसके दोष हो गए। समाजवाद के सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, उपभोक्ता की संप्रभुता का अंत हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव हो गया, उत्पादन के कार्य में प्रेरणा का अभाव। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके लक्षण, उसके गुण, दोष के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।